माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्राइडेज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ एग्जामपुर सीरीज में। आप सबको एग्जामपुर सीरीज के बारे में तो पता ही है कि हम यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं। हम यहाँ पे मिल रहे हैं आपकी 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली ये पूरी सीरीज आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बेसिस पर ही हमने ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, तो आज हम फिर से कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लिया था। हम लोगों ने ये देख लिया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, पार्टनरशिप के कंटेंट्स क्या क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी और उन टॉपिक से बनने वाले 1 मार्क क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एज वेल। ठीक है, अब आज की क्लास में हम आगे के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। पहले हम कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक में कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम कैलकुलेट कैसे करना है, कितने मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद इन टॉपिक्स से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, दिस we are going to discuss in today's class। ठीक है, चलो सो ओके, सो आपको तो पता ही है कि फ्राइडेज एजुकेशन जो है ई लर्निंग एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप ई लर्निंग एप्लीकेशन का ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। वैसे तो क्लास केजी से लेके 10th तक का जो ईयरली प्राइस होता है दैट इज 30,000, बट अभी फिलहाल में ऑफर प्राइस चल रहा है और ये आपको अभी मिल जाएगा 9999 में। ठीक है, एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का भी ईयरली पैकेज 30,000 का है, बट अभी ये ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9999 में। और अगर आप ये पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो व्हाट वी ऑफर यू, वी ऑफर द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, आपको 3D वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी, ऑलराइट, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस मिल जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड वीडियोस जो दिए हुए हैं टीचर्स ने, वो सारे टीचर्स के स्मार्ट बोर्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। रीसेंट लाइव लेक्चर्स, जो भी लाइव लेक्चर्स हैं उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। वैसे तो हमारे सारी चीजें लाइव चलती हैं, आपको लाइव क्लास में टीचर से इंटरेक्ट करने का चांस भी मिलता है, बट गलती से या किसी रीजन से आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, कंटेंट आपको पूरा मिलता है। इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी बुक है या आपको जो उस एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस हैं वो आपको फ्री में है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट, ढेर सारी वर्कशीट्स मिलते हैं और अगर आपको डाउट है तो 1-on-1 डाउट सेशन भी कंडक्ट किया जाता है। ऑलराइट, चलो, so let's get started with our today's class and our topic is interest on drawing। ठीक है, appropriation items and charge items। ठीक है, appropriation items and charge items is what, see थोड़ा सा बेसिकली हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी थी और अकाउंटिंग में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखी थी। ठीक है, अब उस सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करते थे, बिल्कुल बनाया करते थे। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या बनाया करते थे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद करो आप 3 अकाउंट्स बनाया करते थे या 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करते थे। ठीक है, पहला होता था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता था आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और तीसरा जो स्टेटमेंट बनता था दैट इज नॉट अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें आप बनाया करते थे। ऑलराइट, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता था, ट्रेडिंग अकाउंट से आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया करते थे, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर किया करते थे कहां पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम्स को सबको मिला के आपको वहां से
जो होता था नेट प्रॉफिट मिलता था या नेट लॉस मिलता था। अब उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पर एक ही पर्सन का क्लेम होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो एक ही पर्सन है पूरे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने वाला। ही इज द सोल बियरर ऑफ रिस्क एंड रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। आप सबको ये तो पता है। तो उसका जो नेट प्रॉफिट होता था वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उस नेट प्रॉफिट पे तो एक ही पर्सन का क्लेम है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में यहाँ पे उस नेट प्रॉफिट पर क्लेम करने वाला सिर्फ एक ही ओनर नहीं होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और वहां से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब जो नेट प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये नेट प्रॉफिट अब आप बैलेंस शीट में नहीं ट्रांसफर करोगे, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट पर क्लेम करने वाले नंबर ऑफ पार्टनर्स बैठे हैं। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है एज पर पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं। कब? आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद एक एडिशनल अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट होता है ना, उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि आपकी पार्टनरशिप डीड बोलती है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी जो चीजें हैं ये सब कहां से मिलता है? ये सब चीजें आपका नेट प्रॉफिट से ही डिवाइड होते हैं पार्टनर्स में। ठीक है, और फिर ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखने वाले हैं। मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगी और आपको कैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन हम पहले कंटेंट देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। वन बाय वन कंटेंट देखेंगे, समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरफ चलेंगे कि उसमें सारी चीजों को हमें कैसे अरेंज करना है और कैसे हमें डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो पहला हम जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग वर्ड है इट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल्स। ठीक है, आप सब तो समझते हैं ये ड्राइंग क्या होता है। ये वो तो नहीं है कि एक शीट ली और उस पे अपनी फेस बना दी और बोल दिया ये मेरी ड्राइंग है। ये वो ड्राइंग तो होता नहीं है। ये कौन सी ड्राइंग होती है? ये ड्राइंग होती है जब कोई भी ओनर या कोई भी पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज ड्राइंग। ठीक है, तो अगर पार्टनर अपने फर्म से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, क्यों चार्ज करता है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है दैट फर्म, एंड आपको तो पता ही है, कल ही बताया था, दैट फर्म सेज account says that firm and the partner or owner are having the separate legal entity। तो अगर फर्म से पार्टनर पैसा लेगा, ठीक है, फर्म से पार्टनर पैसा लेगा तो उसको वापस भी करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी जो है वो भी चार्ज हो जाएगा उस पे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि दो अलग अलग पार्टीज हैं, तो कोई भी पार्टी फर्स्ट पार्टी से अमाउंट लेती है, लोन लेती है, एडवांस लेती है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना। आपको रिटर्न करना होगा, जिसको आप लोन बोलते हो, लोन लेते हो तो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करना पड़ता है ना। तो बस उसी तरीके से ये सोचो कि फर्म एक अलग पर्सन है, पार्टनर एक अलग पर्सन है। फर्म ने क्या किया, जो पार्टनर है उसको कुछ पैसे दे दिए, तो फर्म ने एडवांस दिया है, लोन दिया है, तो फर्म क्या करेगी, जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी ना। तो उस लॉजिक से समझो कि दे आर हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दैट्स व्हाई फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो देखो, द अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर्स इन कैश और काइंड फॉर देयर पर्सनल यूज in anticipation of profit is termed as drawing. When the partnership deed is silent, no interest on drawing is charged as it is an appropriation out of profit. Interest on drawing is calculated with reference to time period for which money was to be withdrawn. Interest on drawing is in different cases is calculated as follows। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने पर, मतलब कैलकुलेट करने का बेस क्या होता है? कैलकुलेट करने का बेस होता है द टाइम पीरियड, जितने समय के लिए पार्टनर ने
पैसा विड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड जो है ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अलग अलग केसेस होते हैं ड्रॉइंग चार्ज करने के। पहला केस है कि जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनर फिक्स्ड इंटरवल से, मतलब पार्टनर का फिक्स है कि हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर इतना पैसा विड्रॉ करेगा ही करेगा। सपोज कोई भी फर्म है, कोई भी पार्टनर है, हर मंथ की फर्स्ट डेट को वो 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, हर मंथ की एंडिंग डेट पर, हर मंथ की एंड डेट पर वो एक 10,000 का फिक्स्ड अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, इंटरवल इज ऑल्सो फिक्स्ड विड्रॉ कर रहा है। हर मंथ की मिड मंथ में, हर मंथ में मिड डेट पर जो पार्टनर है वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो ये वो केस है कि जब फिक्स्ड अमाउंट भी फिक्स्ड है और जो है इंटरवल भी फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है। ठीक है, तब क्या आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहेगा, तब आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। तब के लिए फॉर्मूला रहेगा एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग मतलब साल में जितनी भी ड्राइंग हुई है, सपोज उसने 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया है, तो एनुअली कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय आप इसको 12 कर देंगे एंड अमाउंट विल बी 1,20,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एनुअल ड्राइंग। ऑलराइट, फिर होगा आपका रेट, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, या पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है कि 5% इंटरेस्ट रेट, 12%, 10%, वट एवर इज द इंटरेस्ट रेट, आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, एंड एनुअल एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड क्या चीज है, व्हाट इज दिस एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना मतलब आप, टाइम तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की मिड डेट पर विड्रॉ कर रहा है, तो आप टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 तो सबको आता है, लेकिन यहाँ टाइम में कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे हम टाइम में ले लेते हैं एवरेज पीरियड। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड क्या चीज है, ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो एवरेज पीरियड का बेटा सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला वाइज याद रखते हैं तो ठीक है, और लॉजिकल वाइज भी बहुत सिंपल है। एवरेज पीरियड मतलब कि जो फर्स्ट ड्राइंग की डेट है उसके बाद का टाइम पीरियड, लास्ट ड्राइंग की डेट है उसके बाद का टाइम पीरियड अपॉन 2 कर देंगे तो आपके पास एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरी एनुअल ड्राइंग हो जाएगी, ओके गिव मी 1 मिनट। यहाँ मेरी एनुअल ड्राइंग हो जाएगी 1,20,000, 10,000 रुपीज उसने हर मंथ विड्रॉ किया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मैंने 10% लिख दिया, अजम्पशन। ठीक है, अब एवरेज पीरियड क्या है? एवरेज पीरियड में पहली ड्राइंग के बाद का जितना भी समय है, ठीक है, पहली ड्राइंग कब होगी? पहली ड्राइंग होगी अकाउंटिंग पीरियड की फर्स्ट मंथ को। फर्स्ट मंथ मतलब अप्रैल 1 को फर्स्ट ड्राइंग होगी, तो आफ्टर द फर्स्ट मंथ, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट मंथ कितना समय बच रहा है? तो ऑफ कोर्स 12 मंथ ही बच रहा है। अप्रैल 1 को किसी भी पर्सन ने ड्राइंग की तो कितना टाइम बचेगा? अप्रैल पूरा इंक्लूड होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होगा? 12 मंथ होगा। तो एवरेज पीरियड के लिए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जो मंथ लेफ्ट है वो, और देन प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है? तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? हर महीने की पहली तारीख को वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग का जो उसकी डेट रही होगी वो रही होगी 1 मार्च, है ना, 1 मार्च ही रही होगी, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से मार्च तक। फर्स्ट ड्राइंग अगर उसने 1 अप्रैल को की है तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी? लास्ट ड्राइंग उसने की होगी आपकी 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद आपके अकाउंटिंग पीरियड, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएंगे 31 मार्च को। तो कितना समय बचेगा? 1 महीने का, 1 मंथ का समय बचेगा, तो वो 1 मंथ आप यहाँ पे एड ऑन करेंगे, अपॉन 12 कर देंगे। तो 12 + 1 13 अपॉन, sorry it's not 12, it's 2, sorry, एवरेज में आप will by 2, 13 by 2 becomes 6.5, तो 6.5 का आपको एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं, इसकी पूरी टेबल है मेरे पास। ठीक है, हर तरीके के केस आएंगे, हर टाइप के केसेस की ये पूरी टेबल है। अगर ड्राइंग
हो रही है आपकी बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग हो रही है, ठीक है, तो 6.5 आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ठीक है। अगर ड्राइंग हो रही है मिडिल ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, मिड ऑफ ईच पीरियड हो रही है, 6 मंथ का एवरेज पीरियड चार्ज होगा। फिर अगर जो ड्राइंग है वो एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड हो रहा है तो 5.5। इसी तरीके से क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, 9 मंथ, 6 मंथ, हर तरीके के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे केस हम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्मूला है बेटा, कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए यू आर हैविंग वन फॉर्मूला दैट टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उन दोनों टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, क्योंकि एवरेज हो रहा है। एवरेज में हम क्या करते हैं, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है। कोई भी टाइम पीरियड हो, मंथ मिड हो, एंड हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, जो भी हो, आप इजीली इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के इजीली आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, नथिंग बिग, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट irregular interval. In this case, the interest on drawing is calculated with the help of the two methods. अब देखो, पहला केस तो मैंने बताया था कि अमाउंट फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, मतलब हर क्वार्टर के फर्स्ट क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या है, अमाउंट भी फिक्स है, इंटरवल भी फिक्स है। लेकिन दूसरे केस में और प्रैक्टिकल सेंस में इट इज नॉट पॉसिबल। ड्रॉइंग्स जनरली तब की जाती है जब आपको रिक्वायरमेंट हो, पार्टनर को इमीडिएट रिक्वायरमेंट आ गई तो पार्टनर तो विड्रॉ करेगा ही ना, अमाउंट भी डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पे और टाइम भी उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जब पार्टनर अलग अलग अमाउंट अलग अलग समय पर विड्रॉ करता है तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करने का 2 मेथड है, एक तो आपका सिंपल मेथड आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मेथड में सिंपली हर एक ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर एक ड्रॉइंग पर इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसको सम अप करना है, तो एनुअली आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, रेट, मंथ्स रिमेनिंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज एक पार्टनर ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट एजम्पन कर लेते हैं 10% और कितने मतलब किस डेट को किया, तो हम इसको ले लेते हैं 1 जुलाई को उसने विड्रॉ किया। तो 1 जुलाई को विड्रॉ करने के बाद कितना समय बचेगा अकाउंटिंग पीरियड एंड होने में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना बचा, 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ्स अपॉन 12। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले ड्राइंग का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट मिल जाएगा, ठीक है। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। $15 into 5, 7500 इसका फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसे सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसे सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे और सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी आंसर आएगा उन सबको सम अप करेंगे तो आपको सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 1/365 या 1/12, ठीक है। इसको मैं आपको प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें पूरी हमको टेबल लगती है, हर एक ड्राइंग का टाइम इंटरवल, रेट, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को सम अप करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को सम अप करके फिर हम उस टोटल प्रोडक्ट में रेट अपॉन 100 और फिर
जो टाइम इंटरवल रहता है या 1/365 कर सकते हैं या 1/12 कर सकते हैं एज पर योर क्वेश्चन, ठीक है। इफ द डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन देन द इंटरेस्ट ऑन द टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ पीरियड ऑन एन एवरेज बेसिस। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपके क्वेश्चन में जो ड्राइंग है उसका टाइम पीरियड गिवन नहीं है। व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू assume that you have to assume or you have to take that time period for 6 month, 6 महीने का एवरेज पीरियड लेकर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स और अलग अलग केसेस, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली अलाउड टू कंपनसेट पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इज प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यह आपके जो भी नेट प्रॉफिट होता है उससे दिया जाता है, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आता है और ये तभी दिया जाता है व्हेन देयर इज प्रॉफिट। इफ देयर is loss then the interest on capital will not be provided, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर आपके फर्म में लॉस है, ठीक है। अब ये बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड क्यों किया जाता है? तो आपको भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड किया जाता है, आपको मैंने बताया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट फर्म एंड द पार्टनर इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि फर्म से पार्टनर ने कुछ पैसे लिए तो उसने इंटरेस्ट दिया, इसी तरीके से जो पार्टनर है फर्म को पैसा देता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो फर्म क्या करती है? फर्म उस पर इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो आप क्लोजिंग कैपिटल को से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तभी उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है या ये जो एक लॉजिकल है कि आपका जो कैपिटल बैलेंस है वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि आपने प्रॉफिट एड ऑन हो जाता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते तो उनको माइनस करना है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ड्राइंग्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो ड्राइंग्स विड्रॉ करने पर ड्राइंग्स को प्लस किया जाता है, इसलिए आपका इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और ओपनिंग बैलेंस पर ही हमेशा आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, ठीक है। क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन क्यों दिया जाता है? सैलरी और कमीशन तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो या पार्टनर्स के बीच इसको लेकर एक एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है। जब पार्टनर्स के बीच में इसको लेके एग्रीमेंट हो जाता है तभी तभी सैलरी और कमीशन को चार्ज किया जाता है। सैलरी और कमीशन इज टू बी अलाउड टू पार्टनर ओनली इफ द पार्टनरशिप agreement provide for the same. Salary or commission to a partner is an appropriation out of profit and not a charge against the profit. That is, they are to be allowed only if there are profit and hence must be transferred to the debit of the profit and loss appropriation account and not to be debit of the profit and loss account. Commission may be allowed as a percentage of net profit before charging such commission and after charging such commission. ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो सैलरी या कमीशन जो भी है ये किससे चार्ज होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। दैट मींस देखो, कमीशन मैनेजर को दोगे तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन कमीशन पार्टनर को दोगे तो वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में ही आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है कि जो कमीशन है आप सैलरी टू मैनेजर दे रहे हो, इट विल ऑलवेज बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आप यही चीज पार्टनर को दे रहे हो तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नोट किया जाता है, ठीक है। सैलरी कमीशन दोनों प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में
नोट किया जाता है। ध्यान रखना, पार्टनर के लिए, किसी मैनेजर को, एम्प्लॉय को सैलरी, एम्प्लॉय को कमीशन, ब्रोकर को कमीशन, किसी को भी कमीशन दे रहे हो, अपार्ट फ्रॉम पार्टनर सारी चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर डेबिट साइड की जाती हैं। और यहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाता है अगर इट रिलेट्स टू पार्टनर। ठीक है, चलो। कमीशन में दो केस होते हैं, एक आपको क्वेश्चन आता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, आप सबको बड़ा कंफ्यूजन होता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया, बिफोर चार्जिंग कमीशन आ गया। ठीक है, फॉर्मूले का डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, अगर आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो बिफोर चार्जिंग कमीशन में आपको आपका नेट प्रॉफिट याद रखना है बिफोर कमीशन। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, सिंपल फॉर्मूला है। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस आया तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, अपॉन 100 में यहाँ पे सिर्फ अपॉन 100 है, यहाँ पे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन भी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, फॉर्मूले का डिफरेंस है, अदरवाइज कैलकुलेट करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, लास्ट इज रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है, याद रखना, रेंट पेड टू पार्टनर दो चीजें हैं, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक रेंट पेड टू पार्टनर। ये दो चीजों को दिमाग में रखना कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आती हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में आती है। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? सपोज पार्टनर ने, किसी भी पार्टनर ने अपना लैंड दिया है, बिल्डिंग दी है, ठीक है, फर्म को यूज करने के लिए, तो फर्म क्या कर रहा है, उस पर रेंट पे कर रहा है। आप किसी आउटसाइड पार्टी से भी कोई प्रॉपर्टी हायर करते हो तो आप उसको रेंट देते हो, तो वो किस में आप कंसीडर करते हो? वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड नोट करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे पार्टनर समझ के हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कर देते हैं, तो ये गलत है। आपको ये जो है रेंट पेड टू पार्टनर, क्योंकि रेंट वाली बातें कुछ भी पार्टनरशिप डीड में नहीं कही गई हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड का पार्ट नहीं है ये, इसलिए इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही इसकी जगह है। इसी तरीके से लोन प्रोवाइडेड पाया पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपको लोन प्रोवाइड करता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। ठीक है, इतना याद आपको ये रखना है। ओके, इसलिए लिखा हुआ इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, और अगर कोई भी चीज एप्रोप्रिएशन में आती है तो इट इज ऑलवेज रिटन इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, इसलिए अगेंस्ट द प्रॉफिट। देन वही है पार्टनर्स लोन, ये भी बहुत ध्यान रखना है, ये भी आपका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। बहुत बच्चे इसकी गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट और लोन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो अब हम 1 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, यहां पे आपको एक जनरल एंट्री दिख रही है जिसका ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ₹4000। यहां पे आपकी जनरल एंट्री क्या जाएगी? यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री जाएगी कि तो आपके सिंपल ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इट इज वेरी इजी फॉर यू कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है सिंपल है, कुछ भी नहीं लिखा है, ट्रांसफर की बात कुछ नहीं लिखी है, तो आपको क्या करना है इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है कैलकुलेट करना है। आपको पता है आपके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो तब आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं। Next question is, they withdrew 10,000 rupees on 15th day of every month.
ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो अभी हम लोग कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। तो डेव विड्रू 10,000 रुपीज ऑन 15th day of every month. Interest on drawing was to be charged at the rate 12% per annum. Calculate the interest on Dave's drawing. अब जो देव है, देव हर महीने की 15 तारीख को 15,000 रुपए विड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आपका फॉर्मूला है एनुअल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले हम एनुअल ड्रॉइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल ड्रॉइंग कितनी है? 10,000 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई बाय, ये पर मंथ की है, ठीक है। एनुअली कैलकुलेट करना है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 1,20,000 इज योर एनुअल ड्रॉइंग, ठीक है। रेट आपको गिवन है 12% पर एनम। अब आता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड या तो आप याद रख सकते हो, याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। तो पहली ड्रॉइंग के बाद कितना समय बच रहा है? पहली ड्रॉइंग के बाद आपका समय बच रहा है 15th डे ऑफ एवरी मंथ। दैट मीन्स पहला मंथ क्या हो गया आपका? अप्रैल। अप्रैल के बाद कितना समय बच रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 11.5 मंथ, ठीक है। 11.5 मंथ, 11th मंथ एंड दैट इज 5 मंथ। एंड इसके बाद लास्ट ड्रॉइंग कब हुई होगी? लास्ट ड्रॉइंग हुई होगी आपकी 15th मार्च। 15th मार्च के बाद 0.5 मंथ्स लेफ्ट है आपके पास, और अपॉन 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11.5 प्लस 0.5, 12 अपॉन 2 एंड दिस इज 6 मंथ। तो 6 मंथ का आप एवरेज पीरियड रखेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप सारी चीजों को अप्लाई कर दो। 1,20,000 रेट आपका ये कितना है? 12%। एवरेज पीरियड 6 हो गया अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 12 से 12 कट हो रहा है आपका, ये 0 से ये 0 कट हो रहा है। नाउ 120 मल्टीप्लाई बाय 6, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, 720, 7,200 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड। आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपको फॉर्मूले को, ये जो एवरेज पीरियड है ये आप याद कर सकते हो। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला, ये लॉजिक के साथ आप इस पे को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट गिव द एवरेज पीरियड इन मंथ्स। आपको क्या पूछ रहा है? एवरेज पीरियड पूछ रहे हैं। Average period in months, it's for charging interest on drawing for the same amount withdrawn at the beginning of each quarter. In the beginning of each quarter का आपसे they are just asking average time, ठीक है। तो average time का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था मैंने। एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है months left after first drawing plus months left after last drawing. So months left आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, लास्ट ड्रॉइंग लिख देती हूं, प्लस लास्ट ड्रॉइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग,
इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब बात क्या आ रही है? क्वार्टर की बात आ रही है। तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्वार्टर क्या होता है? तो क्वार्टर कुछ नहीं होता है, पूरे जो भी टाइम पीरियड उसको 4 में डिवाइड कर दो। क्वार्टर मतलब 4। तो जो पूरा ईयर होता है, पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, ये 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलता है? 3 मिलता है ना। तो मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। कितने का होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 3 महीने के एक क्वार्टर में इन्होंने क्या बोला है? इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर की शुरुआत में ड्राइंग हुई है। तो पहली क्वार्टर कब आएगा? पहला क्वार्टर स्टार्ट कब होगा? पहला क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के बाद कितना समय बचेगा? 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर तो अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। अप्रैल के बाद कितना समय बचेगा? 12 मंथ्स बचेंगे। लास्ट क्वार्टर क्या होगा? लास्ट क्वार्टर कितना होता है? आफ्टर 9 मंथ 11 मंथ क्या होता है? 9 महीने के 3 क्वार्टर हो गए। फिर 4th क्वार्टर क्या होता है? 4th क्वार्टर आपका स्टार्ट होता है कब होगा? 10th मंथ से। तो 10th मंथ कौन सा होता है? 10th मंथ कौन सा होता है? जरूर देख लेते हैं। आपका अप्रैल 1st मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो जनवरी, 1 जनवरी को आपकी लास्ट ड्राइंग हुई है। तो 1 जनवरी के बाद कितना समय बच रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स अपॉन 2। 12 + 3 कितना होता है? 12 + 3 हो जाएगा आपका 15। 15/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। समझ में आया? बहुत इजी है। आपके पूरे साल में ये देखो, यू कैन यूज योर फिंगर्स। आपकी फिंगर्स जो है 3-3 के स्लॉट है आपके हर एक फिंगर में। तो कंसीडर इट एज अ सिंगल क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ये आपके 12 स्लॉट हो गए, आपके हो जाएंगे 12 मंथ्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट कब होगी? अप्रैल। तो 12 मंथ्स रिमेनिंग है। लास्ट क्वार्टर क्या है? ये वाला, ये बिगनिंग की बात है। तो आपका 10th मंथ कौन सा होता है? जनवरी 10th मंथ होता है। तो उसके बाद 3 मंथ्स लेफ्ट है। तो 3 प्लस करके 7.5 इज योर एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं। ये आपको 2011 में ऑल इंडिया बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड? आपको पता है कि जो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 मेथड से बनाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में जो रहता है, फ्लक्चुएटिंग में आपका एक ही अकाउंट बनता है जो कि आपका सिंपल कैपिटल अकाउंट रहता है। अब जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, आपका एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन जाते हैं, वो ये जाते हैं व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, व्हेन पार्टनर विथड्रॉ कैपिटल, दैट इज ओनली। जब पार्टनर कैपिटल विथड्रॉ करता है या पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन आपके कहां जाते हैं? 2 ही ट्रांजैक्शन जाते हैं आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाकी के सारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, एवरीथिंग कम्स अंडर करंट अकाउंट, ठीक है। ये कब? जब पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। व्हेन दे मेंटेन्ड देयर अकाउंट बाय फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तब 2 अकाउंट बनते हैं। फिर से बता रही हूँ, कैपिटल और करंट। कैपिटल में 2 ही ट्रांजैक्शन जाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, कैपिटल विथड्रॉन बाय पार्टनर। और अदर ट्रांजैक्शन कहां जाते हैं? करंट अकाउंट में जाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब फॉलो करते हैं तो कहां रिकॉर्ड किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? तो आंसर आपका होगा, आंसर आपका होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पूरा लिखोगे आप, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। अकेला करंट अकाउंट नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स are recorded in current account when ओके ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन आ गया शायद से। तो फ्लक्चुएटिंग में करंट नहीं, कैपिटल हो जाएगा,
ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, इससे पहले करंट का था। व्हेन कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। और सेम वाइज ये नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में कहां रिकॉर्ड होगा? प्रीवियस क्वेश्चन में करंट में रिकॉर्ड होगा, और ये जो नया क्वेश्चन था फ्लक्चुएटिंग वाला, ये कहां रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Anna and Bobby were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3 on 1st April 2014. Their capital account showed the balances of 3 lakh and 2 lakh. Calculate the amount of profit to be distributed when the partners between the partners if the partnership deed provided for interest on capital at the rate 10% per annum and the firm earned a profit of 45,000 for the year ended 31st March 2015. आपको यहाँ पे बताना है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा जब आपका नेट प्रॉफिट 45,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% है, 3 लाख और 2 लाख कैपिटल पर। ठीक है, तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अन्ना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करूं मैं? 2 लाख है, 3 लाख है, सॉरी 3 लाख है, 10% इंटरेस्ट रेट है तो 30,000 हो जाएगा। और सेम वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय ऑफ बॉबी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना हो जाएगा? बॉबी का क्या है? 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000, 50,000 तो आईओसी ही हो रहा है टोटल, और आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 45,000 का है। तो जब प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो कैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल पाएगा? कैसे मिलेगा बताओ? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5,000 रुपीज एक्सीड कर रहा है टोटल अमाउंट से, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 50,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो 45 में से दे पाए। तो इन दिस केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपके पास प्रॉफिट अप्रोप्रिएट नहीं बचता है तो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, और जब आपके पास लॉस होता है, नेट लॉस है, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, inappropriate profit or in case of loss no interest on capital will be provided. Next question, it comes under All India 2012. A partnership deed provides for the payment of interest on capital, but there was loss instead of profit during the year 2010 and 11. At what rate interest on capital will be allowed? सेम वही क्वेश्चन है कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कितना परसेंटेज होना चाहिए था? वो होना चाहिए था सम परसेंटेज। ठीक है, गिवन नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्ट उस ईयर क्या हुआ? नेट लॉस हो गया इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा? Exactly, no interest on capital will be provided because it is a case of. So we are done with the day. In next class we are going to solve more questions of 3 mark and 6 mark. ठीक है, अगली क्लास में हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे, 3 मार्क 6 मार्क के भी करेंगे। आज हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेंट, कमीशन, ये सारी चीजों के कंसेप्ट समझ लिए। अब ये सारे कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।